जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया, मुझे असम्मान किया, मेरे लोगों के साथ असम्मान किया, तो मैंने वो पार्टी छोड़ी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से बात करते हैं, लगता है कि वही जज हैं, फैसला भी उन्हीं को देना है, अदालत भी उन्हीं की है। तो अगर पैसे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 2200 रुपये कहाँ से देगी? क्या मोदी जी अपने घर से लाकर देंगे 2200 रुपये? भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो मधु कोड़ा जी का उदाहरण लेते हैं, और मधु कोड़ा जी आज भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक ही मंच पर बैठे हुए थे। तो ये जो दोहरे मापदंड है, इन पर यह प्रश्न उठना चाहिए। मन ये खुद करे तो रासलीला, और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला। तो कहीं से भी आप नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले 14 में से 12 सांसद इनके थे, अब घटकर 9 आ गए हैं। सारी जो रिजर्व सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी हारी है। चुनौतियों का सामना करने की मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति इस राज्य में काम कर रहा है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। जैसा कि हम सुबह से ही आपको बता रहे हैं कि हम बहरागोड़ा में हैं, और बहरागोड़ा जो है वो पूर्वी सिंहभूम का विधानसभा है और सबसे पूर्वी किनारे पे झारखंड के है। और आज हम जिनसे बात करने आए हैं वो हैं कुणाल सारंगी जी, जो कि पहले से विधायक भी रह चुके हैं। और सबसे अच्छी बात रही कि बहुत ही पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं, और इन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़ के फिर से ये जेएमएम में आए हैं। सर, पहले तो आपने व्यस्त समय से अपना समय निकाल के हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहरागोड़ा आने के लिए। सर, पहले तो ये बात बताइए कि आपने इतना अच्छा कैरियर जो है, आप लंदन में पढ़े लिखे, आप उस ब्रिटिश उच्चायोग के टीम में भी रहे जिनमें 16 लोगों को बुलाया गया था लंदन में। तो सब कुछ इतना होते हुए फिर राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, राजनीति में आना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कभी प्लानिंग नहीं की थी, कभी सोचा नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में इस समय आ जाऊँगा। मैं सोचता था कि क्योंकि मुझे इंटरेस्ट शुरू से रहा है, घर में राजनीति रही है, मेरे पिता राज्य के पहले स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, मेरे पूरे परिवार में चिकित्सकों की भरमार है। तो चिकित्सक जो होता है हमेशा आम आदमी से उसका एक जुड़ाव होता है। चिकित्सा जो पेशा है, हमेशा लोगों से जुड़ना, लोगों के साथ उनके दुख में खड़ा रहना एक चिकित्सक का काम होता है। तो बचपन से मैंने एक सामाजिक जीवन को देखा है बहुत करीब से। तो मुझे हमेशा ये इंटरेस्ट था कि अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं राजनीति में ज़रूर आऊँगा। लेकिन कभी मैंने नहीं सोचा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा या विधायक बनूंगा, या ऐसी चीज़ें नहीं थी। लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। तो वो एक संजोग, बस जब मैं कई साल विदेशों में रहने के बाद, नौकरी करने के बाद मैं भारत लौटा, भारत में अपना कुछ सेटअप करने के लिए। तो 2014 के विधानसभा के चुनाव हुए, और अभी जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जिनसे रिश्ता मेरा रहा है राजनीति में आने के पहले से ही, तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक मौका दिया चुनाव लड़ने का, और बहरागोड़ा विधानसभा की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा। तो काम करने का भी मौका मिला। जब एक बार, आप जानते हैं, जैसे वो एक मूवी आई थी अंडरवर्ल्ड पे, उसमें अजय देवगन कहते हैं कि इस धंधे में यू टर्न नहीं होता। तो एक बार जब आप राजनीति में आ जाते हैं तो फिर आप आ जाते हैं। तो उसके बाद फिर लोगों के साथ इतना जुड़ना, और जमशेदपुर लोकसभा की मैंने तैयारी की थी भारतीय जनता पार्टी में शामिल जब मैं हुआ था। तो लेकिन किसी कारणवश क्या, भारतीय जनता पार्टी के मापदंड अलग हैं अपने उम्मीदवारों को चुनने के, तो शायद मैं उन मापदंडों में फिट नहीं होता हूं। तो इसलिए मुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया। तो उसके बाद मैंने सारी बातों को, अगर टिकट दे देते तब, अगर टिकट देते तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर पाता, लोकसभा में जाकर जनता का काम कर पाता। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ये मंशा नहीं है। वो उनको यस मैन चाहिए, उनको ऐसे लोग चाहिए जो गणेश परिक्रमा कर सके, उनके बड़े नेताओं के यहाँ जाकर जी हुजूरी कर सके, जो शायद मैं उन क्वालिफिकेशंस पर फिट नहीं बैठता हूँ, इसलिए उन्होंने मौका नहीं दिया। तो मैंने अपनी सारी बातों को, लेकिन वो कोई कारण नहीं था जो मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण मेरा ये था कि इन सारी बातों को, उसके बाद जब लोकसभा के कैंडिडेट्स की घोषणा हो गई, उसके बाद जिस तरह से यहाँ के स्थानीय भारतीय जनता पार्टी की यूनिट द्वारा मेरे साथ व्यवहार किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया गया, बैठकों में नहीं बुलाना, बैठकों की सूचना नहीं देना, और उसकी पराकाष्ठा तब हो गई जब मेरे अपने ज़िले में प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम की सूचना तक मुझे नहीं दी गई, जबकि मैं प्रदेश का प्रवक्ता था। तो एकमात्र इस जिले में मैं प्रदेश का पदाधिकारी था। उसके बाद भी उन्होंने मुझे सूचित भी नहीं किया, ना ही उस कार्यक्रम में बुलाया। तो ये राजनीति हम लोग सारे लोग अपने आत्मसम्मान के साथ करते हैं, तो सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं भी कभी भी नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने सारी बातों को स्टेट यूनिट के सामने रखा, और 1 महीना मैंने इंतज़ार किया कि वो संज्ञान लेंगे, इस पर अपनी बातों को कहने का वो कुछ बताएंगे। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया, यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी नहीं किया गया। तो मुझे लगा जब इस पार्टी को मेरी आवश्यकता नहीं है, जब कोई प्रासंगिकता नहीं है मेरे अस्तित्व की इनकी पार्टी में, तो इस पार्टी को मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने लगभग 3.5 महीने
बिना किसी राजनीतिक दल में शामिल हुए लोगों का काम किया। जिस तरह से मैं पूरे ज़िले में लोगों की सेवा करता हूँ उसी तरह से मैं करता रहा। और अक्टूबर के महीने में जब मेरे पूर्व मेरे पार्टी के मुखिया और वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने फिर से मुझे अपने परिवार में शामिल होने के लिए बुलाया, तो मैं बस अपने परिवार में वापस आ गया हूँ। तो इसको हम ऐसे नहीं कहेंगे कि इस बार जो है सरकार बनने की पूरी चांसेस जो है अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि एंटी इनकमेंसी वैसा नहीं है जितना कि पिछली बार रघुवर जी के लिए था। तो कहीं आप मौका देख के फिर इधर आए हैं, क्या ये हम नहीं कह सकते हैं? देखिए, जनता की अदालत में क्या फैसला होगा ये हम और आप सिर्फ डिस्कस कर सकते हैं, परिणाम क्या होंगे। मैंने आपको कहा झारखंड मुक्ति मोर्चा मेरे लिए एक राजनीतिक पार्टी नहीं, मेरा घर है। मैं दिग्भ्रमित होकर कुछ मुद्दों के आधार पर थोड़े से मतांतर हुए, इन बातों को लेकर मैं ज़रूर अपने परिवार से दूर चला गया था, लेकिन अब मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ, चाहे वो सरकार बने नहीं बने। लेकिन मैं जब तक राजनीति में हूँ तब तक मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहूँगा और हेमंत सोरेन जी के साथ रहकर उनके सहयोगी रूप में काम करता रहूँगा। जो भाजपा के लोग हैं वो तो लगातार कह रहे हैं कि हेमंत जी ने जो है ज़मीन घोटाला किया और जो इसी कारण उनको जेल में रहना पड़ा, और अब जो है इसी बात को वो मुद्दा बना भी रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी जो है जिस प्रकार दिल्ली में वो अरविंद केजरीवाल को कहते हैं कि बेल वाले सीएम हैं, तो हेमंत सोरेन भी जो हैं बेल वाले सीएम हैं, पहले जेल वाले सीएम थे। आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में मुझे लगता था कि हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है और या जिले में जो कोर्ट होते हैं वो हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई अदालत चलाती है, ये मुझे हाल के दिनों में पता चला है। मीडिया ट्रायल और पॉलिटिकल ट्रायल, कोई व्यक्ति दोषी है कि नहीं है, ये इसके लिए देश की अदालतें हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से बात करते हैं, लगता है कि वही जज हैं, फैसला भी उन्हीं को देना है, अदालत भी उन्हीं की है। तो पहले तो ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। और जब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा था, मैं हर बार इस बात को कहता था कि अगर हेमंत सोरेन दोषी हैं तो देश की अदालत में उन्हें दोषी करार दिया जाएगा, तब उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल कोर्ट्स में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो जांच होनी चाहिए, अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं, वो कोई भी व्यक्ति हो इस देश में, कोई कानून से बड़ा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो दोषी नहीं था, जो अदालत के फैसले से हम देख सकते हैं जब उन्हें बेल मिला, जो बेल के ऑर्डर से अगर आप उसे पढ़िएगा, इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई भी ऐसा आरोप सिद्ध नहीं होता है जो उन पर लगाया गया है। आपने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को 5 महीने के लिए जेल में रखा और जब कोर्ट ने उन्हें बेल दी तो अब बाहर आने पर आप कहते हैं बेल वाले सीएम हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजेंसियां हैं, लोगों की उम्मीद होती है कि वो निष्पक्ष रूप में काम करे, पॉलिटिकल बायस से दूर होकर काम करे। लेकिन आप देखें, तमाम लोगों की जो अरेस्टिंग हुई थी, सारे लोगों को अदालत से बेल मिल रही है। तो क्या ये प्रूफ नहीं है? पूरी आम आदमी पार्टी के लोग जो अंदर जेल के अंदर थे, सारे लोग बाहर आ चुके हैं। तो क्या देश की अदालत से भारतीय जनता पार्टी की अदालत बड़ी हो गई है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है? ये सवाल अब देश की जनता पूछ रही है इनसे। अच्छा सर, ये एक सवाल और आ रहा है। आज हम बहरागोड़ा में पूरे दिन भर हम लोगों ने कई जगह जो है बातचीत की लोगों से, और इसमें अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सारंगी जी को टिकट नहीं मिला है, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों को लगता है मैं विधानसभा के टिकट का आकांक्षी हूँ या था, जबकि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैंने स्पष्ट कहा है, मैं लोकसभा की तैयारी कर रहा था, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया, मुझे असम्मान किया, मेरे लोगों के साथ असम्मान किया, तो मैंने वो पार्टी छोड़ी और मैं निर्दलीय के रूप में पूरे जिले में अपने काम को कर रहा था। और जब हेमंत सोरेन जी ने मुझे बुलाया तो कई लोगों को लगा होगा कि वो मुझे टिकट देने के लिए बुला रहे हैं या मैं टिकट की मांग को लेकर उनके पास जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने पार्टी ज्वाइन की, मैंने ये स्पष्ट किया था मीडिया के मित्रों के सामने कि जब मुझे हेमंत सोरेन वापस मिल गए हैं, मुझे किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए वो किसी भी टिकट से बड़े हैं। उन्होंने मुझे हाथ पकड़कर राजनीति में वो लेकर आए थे। मेरी जो भी आज राजनीतिक पहचान है वो उनकी वजह से है। मैं दिग्भ्रमित होकर उनसे थोड़ी दिन के लिए दूर चला गया था। मैं अपने परिवार में वापस आ गया हूँ। इससे बड़ा टिकट मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। और मैं जानता हूँ कि आने वाले समय में अगर मैं काम करूँगा, पार्टी के उनके सहयोगी के रूप में काम करूँगा, उन्हें बहुत अच्छे ढंग से पता है मेरे पोटेंशियल का बेहतरीन उपयोग कहाँ हो सकता है। वो सही समय पर सही निर्णय लेंगे। लेकिन जनता तो आपको अभी भी लगता है कहीं ना कहीं मैदान में खोज रही है, क्योंकि हमने कई जगह बात की बैठी तो वो यही बोल रहे थे कि थोड़ा पार्टी में कुछ ऐसा हो गया। उन लोगों को कैसे समझाएंगे आप? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, वो उनका प्यार है जिसके लिए मैं उनके पास ऋणी रहूँगा। तो पूरे ज़िले के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, या तो निश्चित रूप से जब समय आएगा मैं चुनाव भी लड़ूंगा। ये
अब मैंने अपने आप को हेमंत सोरेन जी के हाथों सौंप दिया है। उन्हें निर्णय लेना है मेरा उपयोग कहाँ करना है, चाहे चुनाव में करना है, पार्टी के संगठन में करना है, कहाँ करना है, वो जानते हैं, वो समय पर बेहतर निर्णय लेंगे। और मैं जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि मुझे चुनाव के मैदान में होना चाहिए था, तो मैं उन्हें एकदम उनको मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जो भी उनकी उम्मीदें हैं, उनकी सेवा के लिए मैं हमेशा उपस्थित रहूंगा, मैं रहता हूं। उनकी सेवा करने के लिए मुझे किसी संवैधानिक पद की भी आवश्यकता नहीं है। जो मैंने करके दिखाया पिछले 4.5 सालों से, जब मैं विधायक नहीं था, मैंने उसी तरह से, शायद मुझे लगता है एक विधानसभा क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पूरे लोकसभा क्षेत्र में लोगों की उसी तरह से सेवा की है जैसा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति करता है। ये मैंने करके दिखाया है, इसलिए मुझे किसी संवैधानिक पद की आवश्यकता नहीं मेरे लोगों की सेवा करने के लिए। तो जो आकांक्षाएं उनकी है, मैं ऐसे ही उनकी आकांक्षाएं पूरी करूंगा जो उनको मुझसे उम्मीदें हैं। और जहां तक चुनाव लड़ने की बात है, मैं कौन सा चुनाव लड़ूंगा, कब लड़ूंगा, ये मैंने पूरी तरह से पार्टी के सुप्रीमो हेमंत भैया के हाथ में छोड़ दिया है। अब कुछ दिनों में ही यहाँ मोदी जी फिर से आने वाले हैं चुनाव प्रचार में, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से आपका मुकाबला होने वाला है। तो इतनी बड़ी जो पार्टी है, जो धन बल में इतनी ज़्यादा है, उनके पास एक अपना एक मसल पावर है, उनके पास अपनी एक रणनीति होती है। और अभी अभी हमने एक चुनाव देखा है लोकसभा के बाद, हरियाणा चुनाव, जिसमें कि पूरी तरह से चुनाव के पहले शायद ही किसी मीडिया चैनल ने ये दिखाया हो कि कांग्रेस नहीं जीत रही है। ऐसा किसी ने, सभी लोग ये इस बात को कह रहे थे कि कांग्रेस जीत रही है, लेकिन खेल पलट गया चुनाव रिजल्ट जब आते हैं तो। अब जो यहाँ भी मुकाबला है, तो कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? जैसे जिस तरह से अब मोदी जी आएंगे, उनकी पूरी टीम आएगी, उनके पास अपना एक दमखम है, तो कैसे आप लोग मुकाबला करने जा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका स्वागत है, वो आ सकते हैं। दर्जनों मुख्यमंत्रियों को भी लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, वो भी आएंगे प्रचार करने के लिए, सबका स्वागत है झारखंड में। लेकिन झारखंड की जो जनता है, वो इनके बहुरूपियों वाले कैरेक्टर को बहुत अच्छे से पहचान चुकी है। जब चुनाव आता है तो ये कारपेट बॉम्बिंग करने की कोशिश करते हैं, हेलीकॉप्टर्स उतारते हैं, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोग आते हैं। लेकिन झारखंड की जनता देख चुकी है कि इन 5 सालों में किसने उनके बिल्कुल मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश की है, किसने उनके घर में रहने के लिए आबो आवाज़ दिया है, किसने सारे पहले जो पेंशन में बाध्यताएं होती थी, इतनी उम्र होनी चाहिए, विधवा होगी तभी उसे पेंशन मिल पाएगा, और जो इतनी उम्र के बाद ही वृद्ध लोगों को पेंशन मिल पाएगा, वो सारी बाधाएं तोड़ दी गई हैं। हर उस व्यक्ति को, कोई बीपीएल है तब उसे पेंशन मिलेगा। सभी बाधाओं को तोड़ते हुए, बाध्यताओं को तोड़ते हुए सभी उस उम्र के कैटेगरी के लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। मैया योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में आप देखिए कितना ऐतिहासिक कदम इस सरकार ने उठाया है। 200 यूनिट तक की बिजली बिल को माफ़ किया गया है, 2 लाख तक की कृषि लोन को माफ़ किया गया है। तो बिल्कुल जो समाज के सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति बैठा हुआ है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश एक इंटेंट के साथ की गई है। थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा सर, कि अभी हम जब ग्राउंड पे थे तो एक व्यक्ति ने कहा कि 6 महीने पहले सब कुछ स्टार्ट हो गया है, चुनाव जीतना है तो सरकार को अब सब कुछ याद आ रहा है, पिछला 4 साल से कुछ याद नहीं आ रहा था। तो उस व्यक्ति को आप क्या जवाब देना चाहिए? मैं इस पर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये जो मैंने पेंशन की बातें की, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये योजनाएं कई सालों से चल रही है। 3 साल से ज़्यादा समय से, कोविड के बाद से ही ये इन बाध्यताओं को हटा दिया गया था। मैया योजना निश्चित रूप से 3 महीने पहले शुरू हुई है। कोई योजना अगर शुरू हुई है तो उसको क्रिटिसाइज करने की जगह अगर हम उसके अच्छी चीज़ों को देखें तो शायद ज़्यादा बेहतर एक सकारात्मक सोच के साथ मैं अपने विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा। और अगर उन्हें इतनी एलर्जी है और उन्हें इतना लग रहा है कि मैया योजना किसी काम की नहीं है, तो भाजपा वाले बिना अकाउंट नंबर का, बिना मोबाइल नंबर का गोगो दीदी का फॉर्म क्यों भरवा रहे हैं जबकि सरकार बनी नहीं है? अगर सरकार बनने के बाद आप 2200 रुपये देने की बात कर रहे हैं तो आपको तो पहले सरकार बनने का इंतज़ार करना चाहिए, ना कि लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए गांव में जाकर फॉर्म बंटवाने चाहिए और फॉर्म भरवाने चाहिए। और फॉर्म भी जमा कहाँ हो रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहे हैं। लग रहा है कोई सरकारी दफ्तर खुला हुआ है। हेमंत सोरेन जी ने मैया योजना की जो राशि है उसको बढ़ाकर अंतिम कैबिनेट में 2500 रुपये कर दिया है, जो कि दिसंबर महीने से लोगों के अकाउंट में 2500 रुपये जाएंगे। तो आप सिर्फ एक टाइमिंग की वजह से किसी व्यक्ति के इंटेंट को आप उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करूंगा, सकारात्मक सोच रखें, जो अच्छी चीज़ें हुई हैं उसको एक पॉजिटिव लेंस से देखकर उसको अप्रिशिएट। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद नहीं देंगे, ये पैसा है ही नहीं तो देंगे कहाँ से, ये बस चुनाव जीतने के लिए ऐसा कह रहे हैं। तो अगर पैसे नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 2200 रुपये कहाँ से देगी? क्या मोदी जी अपने घर से लाकर देंगे 2200 रुपये?
तो पैसे अगर नहीं हैं, ये झारखंड सरकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का प्रश्न है, जो कि सारी योजनाएं चल रही हैं, विकास की योजनाएं चल रही हैं, साथ ही में मैया सम्मान की राशि भी लोगों के अकाउंट में पहुंच रही है। तो इसलिए ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास है लोगों को, जो लोग आज आकर्षित हो रहे हैं, जो हजारों की भीड़ जुट रही है। आप देख रहे होंगे जब कल्पना सोरेन जी जा रही है मैया योजना की बातों को लेकर जनता के बीच, तो आप देख रहे हैं महिलाएं किस तरह से स्वफुर्त रूप से उनके समर्थन में आ रही हैं, उनको देखने के लिए, सुनने के लिए आ रही हैं। तो इससे विपक्ष घबरा गया और इस तरह के बिल्कुल आप कह सकते हैं बेसलेस और बिना लॉजिक की बातें कर रहे हैं। सर एक सवाल और है कि कोरोना के टाइम में काम नहीं हुआ है, लोग कहते हैं कि हाँ, हालांकि ये आपके पक्ष की भी बात करते हैं कि कोरोना था तो काम नहीं हुआ है और उसके बाद ही सरकार काम कर रही है। और एक जो सबसे अच्छी बात जो अभी आप कह रहे थे मैया, ये जो मैया सम्मान योजना है, तो हालांकि कई लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसके पक्ष में भी हैं और बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये अच्छा हुआ है और इससे जेएमएम को फ़ायदा हो रहा है। तो कहाँ से आप लोगों ने ये सोचा और कैसे कि ये इस योजना को चालू किया जाए? देखिए, ये कई राज्यों में ये योजनाएं चल रही हैं, तो योजना पर जो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं उन्हें उन राज्यों को भी देखना चाहिए जिसमें कई भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य भी हैं। तो इसको लेकर कई दिनों से मंथन भी चल रहा था कि कैसे महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में, आप जानते हैं JSLPS भी काम कर रही है, जो स्टेट लाइवलीहुड मिशन कार्यक्रम है, उसमें महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर भी काम हो रहा है। तो साथ ही साथ अगर किसी महिला को 1000 रुपये की राशि, एक सपोर्ट अमाउंट उसे हर महीने मिले, तो उसे अपने वित्तीय प्रबंधन को करने में, और अब तो उसकी उम्र की को भी घटाकर 18 साल कर दिया गया, 18 से ज़्यादा की उम्र की महिलाओं को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक सोच है कि महिलाएं स्वावलंबी हो, क्योंकि जब एक महिला फाइनेंशियली स्वावलंबी बनती है तो परिवार बेहतर ढंग से फंक्शन करता है। तो इसको देखते हुए उनकी जो सोच है महिलाओं को सम्मान देने की दिशा में, ये काम राज्य सरकार ने किया है। सर अब चलते हैं आखिरी सवाल की ओर धीरे धीरे हम लोग। एक तो सर सबसे पहले कि कल्पना सोरेन को लेके जनता में बड़ा जो एक जन समर्थन है कि इतने कम समय में जो उन्होंने एक उनके लिए एक अपील है जनता में, उस पर आप क्या कहना चाहें? क्योंकि हमने देखा कि कल्पना जी का जब भी हम नाम ले रहे हैं ग्राउंड पे, तो मतलब एक उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग आशान्वित होते हैं कि वो बहुत ही अच्छी हैं, आप जो भी है उनके लिए बहुत ज़्यादा जन समर्थन है। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है जो कल्पना सोरेन जी का पॉलिटिकल पोजीशनिंग को आप अगर देखें तो वह रेयर कॉम्बिनेशन है। एक बहुत ही हाईली एजुकेटेड महिला एक ऐसे परिवार से आती है जिसने दशकों से अपने आप को झारखंड के लोगों के लिए समर्पित किया है, ऐसे परिवार से आती हैं, मुख्यमंत्री जी की पत्नी हैं, और सिर्फ ये उनकी पहचान नहीं है, खुद वो काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी वक्ता हैं, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, उड़िया और संथाली 5 लैंग्वेज प्रवाह बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से वो बोल सकती हैं। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन है राजनीति में, झारखंड की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो काफ़ी उच्च शिक्षित हैं, अच्छा राजनीतिक एक परिवार रहा है उनका, एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है राजनीति में, और प्लस यंग हैं और उनके समक्ष बहुत सारी संभावनाएं हैं और चीज़ों को समझती हैं, टेक्निकली साउंड हैं। तो नेचुरली एक कॉम्बिनेशन है जो कई वर्गों को प्रभावित करता है, कई वर्गों को आकर्षित करता है। युवा उनसे प्रभावित होते हैं, महिलाएं प्रभावित होती हैं, जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, जो नॉन ट्राइबल से वो भी प्रभावित होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मिक्स है जो रेयर होता है, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी इतने कम समय में इतनी ज़्यादा हुई है। सर एक सवाल अभी मैं भूल गया था आपसे, भाजपा के जो लोग कह रहे हैं कि फ्री की रेवड़ी जो है पार्टियां बांट रही हैं और जनता को मतलब कि एक तरह से फ्री की रेवड़ी बांट के चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। जब भी आप जैसे उनकी विपक्षी पार्टियां ऐसी कोई योजना लाती हैं तो ऐसा कहती हैं, उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा इनका दोहरा मापदंड सारी चीज़ों में है, सिर्फ फ्री की योजनाओं की बात नहीं है। परिवारवाद पर ये पूरे देश में भाषण देते हैं कि विपक्ष की सभी पार्टियों में परिवारवाद है। आप जिस जगह आज बैठे हैं उस जिले में, उस लोकसभा क्षेत्र में 6 सीटें विधानसभा की हैं, उसमें से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, एक में जदयू लड़ रही है, एक में आजसू लड़ रही है। उन 4 उम्मीदवारों में से 3 उम्मीदवार एक पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं और एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है। तो परिवारवाद का इससे बेहतरीन उदाहरण कहाँ मिलेगा? अब आप थोड़ी और आगे चले जाइए कि पूरे झारखंड राज्य में तो कम से कम 2 दर्जन उम्मीदवार ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो विशुद्ध रूप से परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतिनिधि के रूप में इस चुनाव के मैदान में हैं। तो परिवारवाद पर बातें करना, भ्रष्टाचार पर ये बातें करते हैं। प्रधानमंत्री जी जमशेदपुर आए थे, पूरे देश में इनके गृह मंत्री से लेकर सारे लोग
भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो मधु कोड़ा जी का उदाहरण लेते हैं, और मधु कोड़ा जी आज भाजपा की शोभा बढ़ा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ एक ही मंच पर बैठे हुए थे। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं, इन पर ये प्रश्न उठना चाहिए। मैं तो कहता हूं आपको, मैंने 4-4.5 साल जो भारतीय जनता पार्टी में गुजारे, अगर दोहरे मापदंडों पर मैं किताब लिखूं तो किताब कम पड़ जाएगी, जितने दोहरे मापदंड हैं ये इनके अपने लिए और दूसरों के लिए। मन ये खुद करे तो रासलीला, और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला, ये इनका बेसिक मोटो है। चलिए सर, आखिरी सवाल करते हैं कि अगर हम लोकसभा के चुनाव की बात करें तो भाजपा यहाँ ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, अगर पिछले चुनाव की बात करते हैं तो उससे थोड़ा उनका प्रदर्शन कम रहा, तो लेकिन लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। क्या लगता है इस बार भाजपा की सरकार जो है वो कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हुआ है, कोरोना में बिल्कुल काम नहीं हुआ, हेमंत सरकार ने काम नहीं किया, ज़मीन घोटाला किया, और इसी मुद्दे को लेकर वो चुनाव में भी आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोग अपनी सरकार कुछ बना पाएंगे? और दूसरा जो है सबसे बड़ा मुद्दा युवाओं का ये जो सरकारी नौकरी का जो मुद्दा है कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हरियाणा में भी मुद्दा रहा लेकिन भाजपा वहाँ आई, और झारखंड में भी एक रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा, लोकसभा के परिणामों को अगर आप देखें तो कहीं से भी आप नहीं कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में अच्छा प्रदर्शन किया है। पहले 14 में से 12 सांसद इनके थे, अब घटकर 9 आ गए हैं। सारी जो रिजर्व सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी हारी है, और जो नॉन रिजर्व सीटें हैं, जो जीत का अंतर है वो घटकर 20% पर आ गया है, जो पिछली बार का जीत का अंतर था। तो लोगों का जो गुस्सा है, लोगों के में जो फ्रस्ट्रेशन है, वो लोगों ने जरूर जाहिर किया है। और आप अगर वोटिंग परसेंटेज को भी देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वोटों के प्रतिशत में कितनी गिरावट आई है इस लोकसभा चुनाव में। विधानसभा के चुनाव बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे तो इनकी और दुर्गति होनी तय है। और आप देखिए किस तरह से सिर्फ फुटबॉल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इस्तीफों का जो दौर है वो रुकने का नाम ले रहा है जब से टिकट की घोषणा हुई है। तो हर विधानसभा क्षेत्र में यही स्थिति है। तो इनका पूरा समय अपने रूठे हुए नेताओं को मैनेज करने में जा रहा है, और इसी हालत में ये चुनाव निकल जाएगा। और फिर से हेमंत सोरेन जी के जो उन्होंने काम करके दिखाया, तमाम चुनौतियों के बावजूद, एक व्यक्ति, आप सोचिए, दर्जनों मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री से अकेले लड़ रहा है। यही बताता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की जमीन पर ताकत कितनी है। मैंने तो कहा, मैंने तो दोनों पार्टियों के साथ समय गुजारा है, और मैं स्पष्ट रूप से ये कह सकता हूं कि अगर लड़ने की, चुनौतियों का सामना करने की मानसिकता के साथ कोई व्यक्ति इस राज्य में काम कर रहा है तो वो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो राज्य की जनता फिर से उन पर विश्वास करेगी। आपने हमें अपना समय दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ अभी बातचीत कर रहे थे कुणाल सांगी जी, और जिस तरह से इन्होंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा में परिवारवाद है और दोहरा मापदंड रखती है। हालांकि परिवारवाद जेएमएम का भी अपना है, हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे, लेकिन एक प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने लगातार अभी काम चल रहा है योजनाओं को लेकर, झारखंड में मैया सम्मान योजना चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस योजना ने जो है एक हवा बदल दी है। कल्पना सोरेन को लेके जो है युवाओं में या महिलाओं में हर जगह एक उमंग है, उनको काफ़ी ज़्यादा अपार जन समर्थन है। क्या है आपकी राय इस छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।